सो है व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज तकवा मैदान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल प्रो। तो डियर व्यूअर्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे कोई भी चाहे बीम डिज़ाइन करनी हो, चाहे स्लैब डिज़ाइन करनी हो, चाहे कॉलम डिज़ाइन करना हो, तो गिवन डाटा हमें कुछ ना कुछ तो दिया ही होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक गिवन डाटा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है, क्लियर स्पेन यहाँ पे दी है। ओके, जो कि हमारे पास क्लियर स्पेन है किसकी, सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब। ओके, वन वे स्लैब की यहाँ पे क्लियर स्पेन कितनी है, 3 मीटर्स। ओके, 3 मीटर्स यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्लियर स्पेन है, जो कि यहाँ पे हमारा बनता है 3000 mm। ओके, अगर हम mm में इसको कन्वर्ट करेंगे तो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्या है, हमारा लाइव लोड हमारे पास यहाँ पे दिया है, जो कि हमारे पास सुपर इम्पोजर लोड है। स्लैब के ऊपर जो भी हमारा मतलब लोड आता है, लाइव लोड, तो वो यहाँ पे दिया है कितना है, 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम किलो को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, इसको यहाँ पे न्यूटन में लाएंगे तो यहाँ पे हमारा बनता है 2500। हाँ ठीक है, 2500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एफ सी के, जो कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे M20 ग्रेड यूज़ किया है, M20 ग्रेड कॉन्क्रीट यहाँ पे यूज़ किया है। और एफ वाई जो कि हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि हमारी FE415 स्टील ग्रेड की। ठीक है, जो हमारे पास FE415 ग्रेड स्टील होता है, ठीक है, पास जो कि माइल्ड स्टील होता है, हमारे पास हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स होते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अभी यहाँ पे HYSD यहाँ पे स्टील दिया है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार यहाँ पे दिया है FE415, ठीक है, ग्रेड। तो हमें यहाँ पे यही यूज़ करना है। तो हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे, देखेंगे अब हमारा यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेप वाइज प्रोसीजर इसमें फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल भी स्टेप उसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि स्टेप वाइज कैसे हम इसको यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। तो स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब, दैट इज बी इज इक्वल टू, जो हमारे पास विड्थ ऑफ स्लैब यहाँ पे हम लेते हैं 1 मीटर, जो कि हमारे पास 1000 mm के लिए हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी एक यहाँ पे स्लैब है, ये मेरी यहाँ पे एक 1 वे स्लैब है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक स्लैब है, तो अगर हम इसमें यहाँ पे इसका डिज़ाइन यहाँ पे फॉलो करेंगे तो सीखेंगे इसका डिज़ाइन यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो हम एक साथ इस स्लैब का यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करते, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्लैब मतलब स्लैब की जो डायमेंशन है वो मतलब डिफरेंट हो सकती है, 1 रूम के लिए या 2 रूम के लिए, 5 रूम के लिए, एक मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए, कोई भी बिल्डिंग हो, तो स्लैब जब उसकी डिज़ाइन करते हैं तो बहुत बड़ी स्लैब यहाँ पे बनती है। इसलिए हम क्या यहाँ पे करते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो कि हमारे पास स्लैब है, ये बहुत सारे इसकी यहाँ पे स्ट्रिप्स है, तो इन स्ट्रिप्स को हम यहाँ पे बीम्स कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास स्लैब है ये बहुत सारे बीम्स की बनी होती है, तो इसीलिए हम इसका एक बीम यहाँ पे हम एक स्ट्रिप इसका यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। ओके, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने ये वाला यहाँ पे स्ट्रिप डिज़ाइन किया, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे AST जो कि एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील हमारा आया, फॉर एग्जांपल 1000 mm स्क्वायर यहाँ पे आया। तो हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, जो कि मतलब हमारे पास जितनी भी फिर यहाँ पे हम 1 मीटर के लिए डिज़ाइन करते हैं, ये 1 मीटर के लिए हमारा 1000 mm स्क्वायर आया, तो फिर हम ये ऐसी यही मतलब सेम प्रोसीजर फिर करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 मीटर की यहाँ पे स्लैब है। ओके, तो यहाँ पे सीधे फिर करते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, जितना भी 5 फिर हमें यहाँ पे स्टील निकलता है, तो हम अकॉर्डिंगली उसमें यहाँ पे इस स्लैब में यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, तो हम इसीलिए यहाँ पे 1 मीटर यहाँ पे स्लैब की यहाँ पे लेते हैं। ओके, हम एक बीम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, एक यहाँ पे स्ट्रिप स्लैब की डिज़ाइन करते हैं, तो इसी को हम फिर आगे आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि एज्यूमिंग 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब, हम यहाँ पे 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब क्यों लेते हैं। ओके, 1000 mm। तो नंबर स्टेप जो हमारा सेकंड आता है, स्टेप नंबर सेकंड यहाँ पे क्या आता है, हमारी जो कि एज्यूमिंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है, यहाँ पे हमारी इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है, मतलब डेप्थ कितनी हमारी स्लैब की होनी चाहिए। यूजुअली अगर हम बात करेंगे तो हम 4 इंच की यहाँ पे स्लैब, मतलब यूजुअली मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, कोई सी भी बिल्डिंग हो, तो हम उसमें 4 इंच की यहाँ पे स्लैब यहाँ पे डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब हमारी क्या आ जाएगी, डेप्थ ओके स्लैब की। तो हमारे पास यहाँ पे जो कि फार्मूला है हमारे पास स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए, वो बी है हमारा यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ जो हमारी निकलती है, सॉरी यहाँ पे डी है।
तो डी इज इक्वल टू स्पेन बाई 25 टू स्पेन बाई 30। ओके, स्पेन बाई यहाँ पे क्लियर स्पेन का यहाँ पे हमें हमें वैल्यू देना है। तो यहाँ पे जब मैं इसका यहाँ पे वैल्यू दूंगा तो मैं यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा कि इफेक्टिव कवर जो हमने रीइंफोर्समेंट को दिया है, इफेक्टिव कवर वो हम यहाँ पे 30 mm का यहाँ पे कवर स्लैब्स में देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे ये देयरफॉर इफेक्टिव डेप्थ जिसका हम अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे स्पेन बाई 25 टू 30, मतलब स्पेन बाई 30। ओके, तो स्पेन है हमारे पास यहाँ पे 3000 बाई 25 तो 3000 बाई 30, तो यहाँ पे डी हमारा जो कि निकलता है 120 mm टू 100 mm। ओके, तो इसके बीच में हम कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि चलो मैं मान के चलता हूँ कि डी यहाँ पे मैं लेता हूँ 120 mm। ओके, तो यहाँ पे मैंने डी अब क्या कंसिडर यहाँ पे किया 120 mm। तो ये मेरे को इफेक्टिव डेप्थ निकली। ओके, इफेक्टिव डेप्थ ये मेरे को निकली। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ की यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे निकलेगा डी प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है, डी प्लस इफेक्टिव कवर। तो यहाँ पे अगर हम डी की बात करेंगे तो डी ओवरऑल डेप्थ जो हमारी निकलेगी 120 प्लस इफेक्टिव कवर ऑलरेडी मैंने ऊपर यहाँ पे दिया है 30 mm, तो यहाँ पे 30 उसको करेंगे प्लस, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 150 mm। ओके, जो हम एज यूजुअली स्लैब यहाँ पे डालते हैं 150 mm की जो हम एज यूजुअल स्लैब लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मतलब स्टेप्स 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 3 यहाँ पे आ रहा है। ओके, स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या करना है, हमें फाइंड इफेक्टिव लेंथ था, इफेक्टिव लेंथ जो कि हमारे पास स्लैब की वो निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो कि इफेक्टिव लेंथ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 2 वाल्स है हमारे पास। ठीक है, तो हम उसकी अगर हम बात करेंगे तो क्लियर वाल से लेकर मतलब जो आउटर एज ऑफ द वाल होती है, ठीक है, वाल से लेकर वाल तक जो हमारी स्पेन कहलाती है वो यहाँ पे हमारे पास क्लियर स्पेन होती है। और जो हम मतलब जो हम वाल के सेंटर से लेकर, ठीक है, वाल के सेंटर से लेकर दूसरे वाल के सेंटर तक जो हम मतलब पे स्लैब यहाँ पे डालते हैं, तो उसको हम यहाँ पे इफेक्टिव लेंगे तो उसकी यहाँ पे कहलाते हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। ओके, ये हमारे पास एक वाल है और यहाँ ये हमारे पास एक सेकंड वाल है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरी इस पे स्लैब रेस्ट कर रही है। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे क्लियर स्पेन यहाँ पे कहलाती है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा इफेक्टिव स्पेन की, तो वह यहाँ पे सेंटर से लेकर सेंटर तक, ओके, जो वाल का सेंटर होता है और दूसरे वाल का सेंटर होता है, तो इसको हम यहाँ पे इफेक्टिव स्पेन कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे हम यही इफेक्टिव स्पेन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एज्यूमिंग जो मेरा यहाँ पे इफेक्टिव स्पेन यहाँ पे लेना है, इफेक्टिव लेंथ जो कि मेरी यहाँ पे लेनी है, वो मैंने आईएस कोड जो मेरे पास है, आईएस कोड बुक, ठीक है, IS 456 ने मेरे को रिकमेंड किया है, 2 केसेस मेरे को दिए हैं, 2 केसेस में मेरे को लीस्ट वैल्यू यहाँ पे चूज करना है। ओके, तो एज्यूमिंग बियरिंग मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बियरिंग ऑफ वॉल में यहाँ पे 200 mm लेता हूँ, मतलब जो कि मेरी थिकनेस ऑफ वॉल है यहाँ पे वो मैं यहाँ पे 200 mm यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने ये यहाँ पे कंसिडर किया, तो इफेक्टिव लेंथ अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा तो L प्लस हाफ ऑफ बियरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, ये इसके लिए फार्मूला है, या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। तो अगर आपने बीम का यहाँ पे डिजाइन मेरा नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर वाला, तो आई बटन में आपको लिंक मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आपका बीम का डिजाइन देख लेना। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से ये समझा है कि यहाँ पे हम L प्लस हाफ ऑफ बियरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स क्यों लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे L का यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा और यहाँ पे बेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड जो कि मैं यहाँ पे लेता हूँ हाफ ऑफ 2, ठीक है, तो यहाँ पे 200 मैंने बेयरिंग ली है ऑलरेडी, 200/2 प्लस 200/2। तो यहाँ पे मैं अब कैलकुलेट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। जो L मेरा निकलता है 3200 mm यहाँ पे निकलता है, मतलब 3.2 मीटर। तो यहाँ पे हमारा केस नंबर 1 है। तो यहाँ पर केस नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ हमारी होती है यहाँ पे क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, क्लियर स्पेन जो हमारे पास 3000 है प्लस इफेक्टिव डेप्थ उसको करनी है, इफेक्टिव डेप्थ हमारी कितनी है, ठीक है, तो 120 यहाँ पे निकलती है, तो 3000 प्लस 120, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 यहाँ पे 3120 मतलब 3.12 मीटर। और यहाँ पे हमारे अब यहाँ पे क्या करना है, लीस्ट वैल्यू यहाँ पे दोनों में से यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, इन दोनों में से यहाँ पे लीस्ट वैल्यू यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा लीस्ट वैल्यू जो आया, ये वाला लीस्ट वैल्यू आया, तो इसलिए हम यहाँ पे इसी को कंसिडर करेंगे कि इफेक्टिव लेंगे, तब स्लैब जो हम लेंगे वो हम यहाँ पे 3.12 मीटर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप 4 की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो स्टेप 4 यहाँ पे हमारा बनता है डिजाइन ऑफ फैक्टर। यहाँ पे हमारे क्या करना है, लोड्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। जो भी हमारे पास लोड से स्लैब के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, चाहे लाइव लोड है, ठीक है, चाहे डेड लोड है स्लैब का, तो यहाँ पे वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो हम पहले यहाँ पे सेल्फ वेट यहाँ पे इसका देखेंगे कि डेड लोड ऑफ स्लैब हमारे पास क्या है। डेड लोड ऑफ स्लैब हम कैसे निकालते हैं, चाहे डेड लोड ऑफ बीम हो चाहे स्लैब हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन जो उसके हो गए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय गामा आरसीसी। गामा आरसीसी यहाँ पे क्या है, गामा आरसीसी यहाँ पे है यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, जो कि हमारे पास है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
ओके। जो हमारे पास आरसीसी का यहाँ पे होता है यूनिट वेट, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और जहाँ पे डेड लोड निकालने के किसी भी हो, बीम हो, स्लैब हो, किसी का डेड लोड भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे करते हैं उसका आरसीसी का यहाँ पे यूनिट वेट। तो यहाँ पे मैं सेम यहाँ पे प्रोसीजर करूंगा। बी जो मेरे पास है ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं मीटर्स में ही लूंगा, ठीक है। तो डी जो मेरा ओवरऑल डेप्थ आया वो यहाँ पे आया 150 mm, तो यहाँ पे मीटर्स में कन्वर्ट करके 0.15 बन जाएगा। और यहाँ पे जो गामा आरसीसी है मैंने 25,000 यहाँ पे लिया है। तो अगर आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट यहाँ पे करेंगे तो 25 क्रॉस 10 टू द पावर ऑफ 3 टन पर मीटर क्यूब, तो यही यहाँ पे बनता है कि 25,000। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेटर पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेड लोड जो कि मेरा स्लैब का यहाँ पे निकला, वो यहाँ पे निकला 3750 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डेड लोड की यहाँ पे कैलकुलेशन की, तो सेकंड यहाँ पे मेरा क्या आता है, लाइव लोड आप कैलकुलेट करना है कि लाइव लोड मेरा कितना है, स्लैब के ऊपर कितना लाइव लोड रेस्ट कर रहा है, ठीक है। जो कि मेरे को है ऑलरेडी वहाँ से दिया है कि 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे इसके लिए इस पे पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बीम स्ट्रिप के लिए मतलब 1 मीटर के लिए यहाँ पे डिजाइन करता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लूंगा 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें कन्वर्ट यहाँ पे भी कन्वर्ट करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे भी मेरा आएगा, किलो को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन पर मीटर में लाएंगे तो यहाँ पे 2500 यहाँ पे बन जाता है। ओके, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे फैक्टर्ड लोड, अब टोटल में जो मेरे दोनों लोड्स निकले, डेड लोड भी यहाँ पे निकला। ओके, ये मेरा डेड लोड है और ये मेरा यहाँ पे सुपर इम्पोजर लोड है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे तो दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सम अप करेंगे दोनों को 3750 प्लस 2500, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल लोड निकलेगा और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करना है 1.5 से, ठीक है। 1.5 मेरा क्या है, 1.5 मेरा है यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप यहाँ पे कोड बुक कंसल्ट करोगे, IS 456 कोड बुक यहाँ पे कंसल्ट करोगे, तो आपको बहुत सारे मतलब वहाँ से लोड्स देखने को मिलेंगे। डेड लोड मतलब के लिए, स्नो लोड क्या है, विंड लोड के लिए हमें क्या लेना है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको 1.5 भी वहाँ पे मिलेगा। ओके, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम टोटल में इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा टोटल लोड आया बीम के ऊपर जो रेस्ट कर रहा है, चाहे डेड लोड हो चाहे सुपर इम्पोज लोड हो, ठीक है, तो वह हमारा यहाँ पे टोटल यहाँ पे है 9375 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ हमें आगे कैलकुलेशन में आगे काम आएगा, ठीक है। हमने टोटल लोड यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो हमारा स्टेप नंबर 5 है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। जो हमारा MU हम यहाँ पे निकालेंगे, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट अगर हम बेंडिंग मोमेंट की यहाँ पे बात करेंगे तो M होता है, ठीक है, WL²/8। ओके, तो यहाँ पे हम इसी का यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो MU यहाँ पे लेंगे, क्योंकि अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसका वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो MU यहाँ पे मैंने फार्मूला पुट किया है WL²/8। तो WU ऑलरेडी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है 9375 न्यूटन पर mm², जो मेरा लोड है। क्रॉस यहाँ पे क्या लेनी है मेरे को, इफेक्टिव यहाँ पे जो मेरी इफेक्टिव यहाँ पे स्पेन मैंने निकाली है, ठीक है, तो वही वाली यहाँ पे लेनी है 3.12² डिवाइडेड बाई 8। ओके, यहाँ पे मीटर्स में मैंने लेना है, तो मीटर्स में मैंने यहाँ पे लिया। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आया, 11407.5। आपको बस इतना ही पहले आएगा, क्योंकि ये आएगा पहले न्यूटन मीटर में। ओके, तो मैंने यहाँ पे न्यूटन mm में इसको कन्वर्ट किया, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 3 यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो ये मेरा स्टेप नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है, ठीक है, स्टेप नंबर 6 यहाँ पे आता है डेप्थ कंट्रोल का। डेप्थ कंट्रोल हम क्यों करते हैं, डेप्थ कंट्रोल अगर हम डेप्थ कंट्रोल से हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारा जो डिज़ाइन है, ठीक है, जो हमने डेप्थ ली है, ठीक है, बीम की जो डेप्थ ली है वो हमें यहाँ पे एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें रिडिज़ाइन करना है, अगर है तो हमें प्रोसीड करना है आगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 6 क्या करते हैं यहाँ पे डेप्थ कंट्रोल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिज़ाइन द सेक्शन एंड बैलेंस्ड सेक्शन। जो मेरा सेक्शन है, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे स्लैब है, स्लैब यहाँ पे मैं स्ट्रिप एक लेता हूं, तो उसको मैं यहाँ पे बैलेंस्ड सेक्शन यहाँ पे डिजाइन करता हूं। जो हमारे पास बहुत तीन तरह के सेक्शन होते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड सेक्शन होता है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होता है और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको डिजाइन करता हूँ एज बैलेंस्ड सेक्शन। तो मैं यहाँ पे इक्वेट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस्ड सेक्शन की यहाँ पे बात करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को जो है यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट, मेरे को इसको यहाँ पे इसके किसके साथ यहाँ पे इक्वेट करना है, MU लिम के साथ, ठीक है, जो कि मेरी है लिमिटिंग बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, लिमिटिंग
बेंडिंग मोमेंट के साथ इसको यहाँ पे करना है, ठीक है। जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे MU ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, MU ऑलरेडी मेरे यहाँ है 11407.5। प्रीवियस जो हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 5 जो कि हमने किया उसमें हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट की, तो वो है हम यहाँ पे। तो MU लिम अब कहाँ से लाएंगे, ठीक है। MU लिम के लिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होती है, ठीक है। MU लिम के लिए हमारे पास फार्मूला होती है, तो वो फार्मूला क्या है, 0.138 FCK डॉट BD स्क्वायर, ओके। ये हमने कहाँ से लाई है, ये हमने लाई है IS कोड बुक से, ठीक है। IS कोड बुक जो हमारे पास IS कोड से कौन से है 456, ओके, 2000। अगर आप वो कोड बुक यहाँ पे कंसल्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, 0.138। ये किसके लिए आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगी FE 415 ग्रेड स्टील के लिए आपको ये मिलेगी, ओके। अगर हम बात करेंगे FE 500 के लिए, तो FE 500 के लिए आपको अकॉर्डिंगली दूसरी फार्मूला मिलेगी, ओके। FE 250 की बात करेंगे तो आपको उसके लिए भी यहाँ पे दूसरी फार्मूला मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे अगर आप IS कोड बुक यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे MU लिम 0.138 FCK स्क्वायर आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे टोटल में पुट करूंगा 0.138, तो पता ही है FCK यहाँ पे 20 है क्योंकि M20 कंक्रीट यूज किए, तो B भी यहाँ पे पता है और D हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ओके। यहाँ पे हमें डेप्थ कंट्रोल में देखना है कि D हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई करता है जो हमने D एज्यूम किया है। तो अगर हम यहाँ पे जो D कैलकुलेटेड यहाँ पे वैल्यू आया, अगर वो उससे ज्यादा होगा तो हमें यहाँ पे रिडिजाइन करना है, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं उसका वैल्यू यहाँ पे क्या आता है। तो इसका यहाँ पे टोटल में इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेट करनी है इक्वेशन को। तो यहाँ पे इसका जब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो D का यहाँ पे वैल्यू हमारा यहाँ पे आया 64, यहाँ पे टोटल में D का वैल्यू आया। मतलब जो हमारा यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है, हमने एज्यूम यहाँ पे 120 किया है, तो 64 तो इससे तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो हमारा डिजाइन यहाँ पे ठीक है, तो हमें रिडिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर D कैलकुलेटेड कम्स आउट टू बी लेस देन D एज्यूम, ओके। तो यहाँ पे हमारी जो कि डेप्थ ऑफ स्लेब है वो ठीक है यहाँ पे, ठीक है। हमने डेप्थ ऑफ स्लेब जो कि एज्यूम की है वो है हमने यहाँ पे ठीक यहाँ पे डिजाइन की है। अगर यहाँ पे ये इससे यहाँ पे हमारा कम आता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 64 आया तो हमने यहाँ पे 50 लिया था, तो हमें यहाँ पे रिडिजाइन करनी थी, कैलकुलेशन यहाँ पे नए से फिर से करनी थी, ओके। तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 7 की ओर चलते हैं। स्टेप नंबर 7 है, यहाँ पे क्या है हमारा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेन स्टील रिक्वायर्ड। जो हम स्लैब में दो तरह के स्टील हम डालते हैं, ठीक है, मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। पहले हम यहाँ पे मेन स्टील की यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे हम मेन स्टील कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो मेन स्टील अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है MU इज इक्वल टू, ठीक है, MU यहाँ पे क्या है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे 0.87 FYAST D माइनस FYAST डिवाइड बाई FCK B। तो ये फार्मूला आपको कहाँ से मिलेगी, ये भी आपको कोड बुक से मिलेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोड बुक IS कोड बुक यहाँ पे चेक करोगे 456 वाली कोड बुक अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको वहाँ पे एनेक्सर G मिलेगा, एनेक्स G आपको मिलेगा। G 1.1 में आपको ये फार्मूला मिलेगी, G 1.1 में आपको ये फार्मूला मिलेगी। तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ से इस फार्मूला को देख लेना कोड बुक से, तो इसके यहाँ पे अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे MU की बात करेंगे तो MU ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है, 0.87 तो पता ही है। FY क्या है हमारा यहाँ पे 415 यहाँ पे है, ठीक है, 415। तो स्टील यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो AST हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो ऑलरेडी D हमने कैलकुलेट किया है 120 इसका वैल्यू है। FY जो 415 है, AST यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। FCK यहाँ पे हमारे पास 20 है और B की बात करेंगे तो यहाँ पे 1000 है हमारा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसके वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। जो हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू आता है एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील का, हमें चाहिए कितना है इसमें, यहाँ पे हमारा मिलता है 276.10, ठीक है। मतलब यहाँ पे 276 mm² यहाँ पे हमें स्टील इसमें डालना है। लेकिन कितनी डिस्टेंस में हमें यहाँ पे ये पिन डालनी है, ये 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब के लिए यहाँ पे हमने डिजाइन किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हम टोटल में यहाँ पे 1 मीटर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे पास फिर मीटर्स होंगे स्लैब, तो अकॉर्डिंगली हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें टोटल में सारी स्लैब की यहाँ पे रीइंफोर्समेंट डिटेल्स निकलेगी, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर 1 मीटर विड्थ, ओके। तो यहाँ पे हम स्टेप नंबर 8 की यहाँ पे बात करेंगे। जो हमने ऊपर यहाँ पे स्टील यहाँ पे कैलकुलेट किया है 276, तो हम इसमें अब चेक लगाएंगे कि हमने ये जो कैलकुलेट किया है ये हमें ठीक है कि हमें फिर से देखना है, मतलब हमने किसी जगह गलती मत ना की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, चेक फॉर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। तो हम देखेंगे एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील जो हमारा मिनिमम है, हमें मिनिमम कितने चाहिए, हमें मिनिमम कितनी मतलब जरूरत है स्टील की, तो हमने कैलकुलेट कितना यहाँ पे किया है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है 0.12 BD डिवाइड बाई 100, ओके। ये किसके लिए है, फॉर HYSD स्टील के लिए, ठीक है। जो हमारे पास हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे कंप्राइज करते हैं FE 415, FE 500 और FE 250, ठीक है। इसके बाद हमारा माइल्ड स्टील आता है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के लिए अकॉर्डिंगली अलग से फार्मूला है हमारे पास, और यहाँ पे
HYSD बार हमने यूज़ किया है, तो उसके लिए यहाँ पर पास 0.12 BD डिवाइड बाई 100। ओके, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, B भी हमारा पता है, D भी पता है, तो 100 पता है, 0.12 पता है, तो इसका यहाँ पे वैल्यू निकल के आता है 180 mm²। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमें, हमारे पास जो कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 180 mm², लेकिन हमने डाला यहाँ पे कितना है 276, मतलब मिनिमम से हमारे पास ज़्यादा ही है, तो हमारी जो कि स्टील कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पे ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की स्टील की, तो AST प्रोवाइडेड जो मैंने यहाँ पे 276 निकाला है वो ग्रेटर देन है किससे ग्रेटर देन है? AST मिनिमम से। ओके, जो हमारा मिनिमम यहाँ पे निकला। तो इसके बाद जैसे है मैंने यहाँ पे स्टील कैलकुलेशन की, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बार्स कैलकुलेट करता हूँ कि बार्स मेरे को कितने डालने हैं और किस नंबर के बार्स यहाँ पे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ यूजिंग 10 mm बार एज मेन स्टील। ओके, 10 mm बार जैसे ही मैंने यूज़ किया, तो अगर मैं एक बार का यहाँ पे एरिया फाइंड करूँगा तो वो मेरे को फार्मूला से निकलेगा π/4 10²। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कितना यहाँ पे मिला 78.54 mm², ये मेरे को यहाँ पे मिला। तो इसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ पे निकालूंगा, मतलब ये मेरे पास एक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये स्लैब है। ओके, ये मेरे पास एक स्लैब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बार की यहाँ पे कैलकुलेशन की, जो सेकंड वाला बार मेरे को किस डिस्टेंस पे यहाँ पे डालना है, तो वो यहाँ पे स्पेसिंग मेरे को कैलकुलेट करनी है, ये वाली स्पेसिंग यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट यहाँ पे करनी है। ओके, तो यहाँ पे यही मैं स्पेसिंग यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, वो मेरे को इस फार्मूला से यहाँ पे देगी। ठीक है, कौन सी फार्मूला है? A5 मेरे पास जो कि एक बार का एरिया है, मल्टीप्लाई बाय करना है उसको टोटल विड्थ जो मैंने 1000 ली है, और डिवाइड बाय करना है टोटल AST। ठीक है, टोटल AST यहाँ पे कितना निकला है, तो यहाँ पे मेरे को सेंटर टू सेंटर यहाँ पे स्पेसिंग यहाँ पे निकलती है 283.84 mm²। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं राउंड ऑफ करके इसको मैं 280 mm यहाँ पे लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं 280 mm यहाँ पे लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लास्ट में क्या लिखता हूँ, प्रोवाइड 10 mm 5 स्टील एट द रेट 280 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मेन स्टील अब कितना डालना है, मेरे को यहाँ पे अब ये मेरे को यहाँ पे स्लैब है, तो यहाँ पे मेरे को एक बार यहाँ पे डिज़ाइन निकला, तो इस ये बार जो मेरे को है ये 10 mm का यहाँ पे बार है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेसिंग है एक बार से लेकर दूसरे बार तक जो कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, वो मेरे को 280 mm यहाँ पे रखनी है, 280 mm यहाँ पे रखनी है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे मैं जैसे मैंने मेन स्टील यहाँ पे कैलकुलेशन की, तो इसके बाद मेरे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। ठीक है, ये वाला स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं स्लैब में। ठीक है, तो इसलिए इसकी यहाँ पे हम बात करेंगे, तो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमें कितना यहाँ पे निकलेगा। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम स्टेप नंबर 9 इसमें करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हमारा मिलेगा वो किस फार्मूला से हमें मिलेगा, 0.12 BD डिवाइड बाय 100। ये भी इसी के लिए, किसके लिए? Fe415 ग्रेड के लिए, मतलब HYSD स्टील के लिए, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 180 mm यहाँ पे हमारा टोटल में निकलेगा। तो हम यहाँ पे इसमें हम यूज़ करेंगे, तो मेन स्टील हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब अगर हमने 12 mm मेन स्टील यूज़ किया तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम 10 mm यूज़ करते हैं। ओके, अगर हमने मेन स्टील यहाँ पे 10 mm यूज़ किया तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम यहाँ पे 8 mm का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 8 mm 5 यूजिंग एज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक बार की यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक बार का एरिया π/4 8²। ओके, तो हमें यहाँ पे 50 का इसमें वैल्यू मिलेगा। ओके, तो इसमें भी सेंटर टू सेंटर अब स्पेसिंग निकालेंगे। ठीक है, तो ये सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। A5 एक बार का एरिया मल्टीप्लाइड बाई विड्थ कितनी है हमें, ठीक है, डिवाइड बाई करना है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमें कितना निकला, वो 180 यहाँ पे निकला। और हमें यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 279 स्पेसिंग निकली, तो राउंड ऑफ करके हम यहाँ पे 275 यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है इसमें, स्टेप नंबर 9 हमने यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी किया, हमने यहाँ पे मेन स्टील भी यहाँ पे निकाला। तो उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 10 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, डिज़ाइन प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब अगर आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, तो उसमें यह पहले इसमें मतलब एक चेक करते हैं। ठीक है, चेक फॉर शेयर, इसने यहाँ पे शेयर चेक किया है कि नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेप नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे शेयर चेक। ठीक है, तो शेयर चेक मैंने यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बीम में यहाँ पे डिज़ाइन किया था। शेयर चेक जो मेरा प्रीवियस वाला टॉपिक है, आपको आई बटन में लिंक मिलेगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। अब वहाँ से देखना चेक फॉर शेयर, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है बराबर, सिर्फ वैल्यूज पुट यहाँ पे अलग अलग करने हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे हमारा जो कि हमारे यहाँ पे लोड का वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखेंगे WU फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा लोड का वैल्यू यहाँ पे आ गया
यहाँ पे मेरा लोड का वैल्यू आ गया 9375, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो वहाँ पे मैंने पुट किया होगा WU के बदले जो कि बीम में मेरा निकला था, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 12,000 यहाँ पे निकला था न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे चेंज करने हैं, WU की जगह यहाँ पे बस इसका यहाँ पे वैल्यू देना है, बस आपको अच्छे से वो आ जाएगा, ठीक है। आप प्रीवियस वाला लेक्चर देख लीजिए तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है चक फॉर शेयर हम कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है। और यहाँ पे हम स्लैब में क्या करते हैं, स्लैब में हम जो कि हम स्लैब के डिज़ाइन यहाँ पे शेयर डिज़ाइन करते हैं तो वो शेयर में फिट निकलते हैं, मतलब फाइन यहाँ पे ठीक निकलती है शेयर में। क्योंकि उसकी यह वजह यह है कि नंबर ऑफ बार्स जो हमारे होते हैं सपोर्ट्स पे ऑलरेडी हाफ द नंबर ऑफ बार्स ऑलरेडी बेंट अप होते हैं 8 सपोर्ट्स, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है नो शेयर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, द स्लैब इज सेफ इन शेयर बिकॉज हाफ द नंबर ऑफ बार्स आर ऑलरेडी बेंट अप 8 सपोर्ट्स, ओके। सपोर्ट्स पे अगर आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक बार है तो यहाँ पे सपोर्ट्स पे हमें ऐसे होता है, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया होगा, स्लैब रीइंफोर्समेंट जब हम डाल दें तो एक बार हमारा यहाँ पे स्ट्रेट होता है तो एक बार हमारा बेंट अप होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि शेयर इसमें अगर आप डिज़ाइन करोगे शेयर तो आप प्रीवियस टॉपिक मेरा देख लेना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और उसमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ आपको चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस वैल्यू चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को अगर यहाँ पे बात करूँगा शेयर फोर्स की जो हम पहले ही निकालते हैं, वो यहाँ पे मेरे को निकला है WL²/2, ओके। W का यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, बस इसका यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। और L यहाँ पे इफेक्टिव यहाँ पे लेंथ मेरे को यहाँ पे लेनी है, ठीक है, इसका यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को यहाँ पे निकालना है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, τ V मेरे को यहाँ पे निकालना है, वो यहाँ पे VU डिवाइडेड बाई BD। देखो यहाँ पे जो VU यहाँ से आ जाएगा वो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, और BD तो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेयर अच्छे से इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया है, स्टेप नंबर 10 भी हमने यहाँ पे करा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे समरी ऑफ डिज़ाइन देखेंगे जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है, तो हमने वो यहाँ पे क्या क्या मिला। तो समरी ऑफ डिज़ाइन में हमें मिला इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, जो हमें 120 निकली, ओके। ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे हम 150 लेंगे, ठीक है। क्लियर कवर जो हमने प्रोवाइड किया 20 का, एंड कवर भी हमने 20 का प्रोवाइड किया। और मेन स्टील मेरे को कितना है 10 mm 5 एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना है 8 mm 5 एट द रेट 275 mm सेंटर टू सेंटर, ओके। तो इसके लिए हम रीइंफोर्समेंट डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब भी इसमें हम रीइंफोर्समेंट डिटेल्स कैसे आएंगी वो हम ऑटोकैड में ड्रा करेंगे, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहे, तो हम चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन की ओर। और अगर आपके मैं यहाँ पे बताती चलो कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक और कमेंट बिल्कुल भी बोलना मत, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप किया है, वो आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके लिए प्लीज़ यहाँ पे 5 मिनट यहाँ पे रुकिए। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा जो मेरा यहाँ पे स्टेप आता है चक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इसलिए हम यहाँ पे चेक फॉर डिफ्लेक्शन कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं, ठीक है, तो ये हमें सर्विसिबल है, ठीक है। ये जो हमने स्लैब यहाँ पे डिज़ाइन की वो हमें सर्विसिबल है, ठीक है कि नहीं, क्या पता उसमें मतलब क्रैक्स मत ना वो होंगे, ठीक है। अभी हमने स्लैब डाली, ठीक है, कुछ टाइम हो गया, हमने फॉर्म वर्क निकाली तो वो कोलैप्स हो गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम सर्विसिबिलिटी चेक करते हैं। सर्विसिबिलिटी हम किस फार्मूला से चेक करते हैं आपको मैं यहाँ पे बताते चलो कि L/D बेसिक होना चाहिए लेस देन किसे L/D प्रोवाइडेड क्रॉस KT क्रॉस KC क्रॉस KF। आपको मैं यहाँ पे बताते चलो कि L/D बेसिक जो हमारा होता है, ठीक है, L/D बेसिक ये लेंथ बाई डेप्थ का रेशो होता है, लेंथ बाई डेप्थ का रेशो। ये हमारे पास L/D बेसिक ऑलरेडी हमारे पास कोड बुक ने IS कोड बुक ने यहाँ पे जो हमारे पास IS कोड से 456 के यहाँ पे कोड से, तो उसने यहाँ पे हमें यहाँ पे रिकमेंड किया है कि जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो उसके लिए आप L/D बेसिक यहाँ पे लिया करो 20, ओके। कैंटिलीवर के अकॉर्डिंगली उसके लिए 7 है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे जो कि हमारे अभी हम यहाँ पे एक स्ट्रिप यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब एज बीम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अभी हमें यहाँ पे 20 का यहाँ पे वैल्यू लेना है, ओके। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे L/D प्रोवाइडेड की यहाँ पे बात करूंगा, आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा L/D प्रोवाइडेड मेरे को यहाँ पे क्या है, L/D प्रोवाइडेड मेरे को है लेंथ मेरे को कितनी है इसमें और डेप्थ कितनी है। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दिखाऊंगा L/D जो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू इफेक्टिव यहाँ पे लेंथ का वैल्यू यहाँ पे आया था, वो मेरे को यहाँ पे मिला था 3120, ओके।
यहाँ पे मेरे को मिला था 3120 डिवाइड बाई डेप्थ मेरे को कितना मिला था 120। ओके, जो अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगा फॉर एग्जांपल जो भी मेरे को यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा तो उसको यहाँ पे ऐसे ही रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूंगा तो के टी की, ठीक है, के टी, के सी और के एफ की यहाँ पे बात करूंगा। के एफ हम के एफ की बात करेंगे तो हमारा ये के एफ जो होता है मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर फ्लेंजर सेक्शंस, ठीक है। तो फ्लेंजर सेक्शंस यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मेरे को फ्लेंजर सेक्शंस एल सेक्शंस होते हैं, टी सेक्शंस मेरे को स्लैब होती है, ठीक है, टी स्लैब होती है। तो मेरे को यहाँ पे कोई फ्लेंज नहीं है, सीधे यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे मेरे को ये 1 इसमें वैल्यू पुट करना है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंप्रेशन की यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे को कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं है, केसी होता है हमारा यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, और यहाँ पे कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट हमारी यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे टेंशन रीइंफोर्समेंट मैंने यहाँ पे स्लैब में प्रोवाइड किया। और यहाँ पे के टी की बात करूंगा तो के टी मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, तो ये मेरे को यहाँ पे 2 चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड करता है, किस किस के स्ट्रेस इन स्टील जो मेरा होता है एफएस के ऊपर, और नंबर सेकंड ये नंबर 1 है, और नंबर सेकंड ये किस पे करता है, परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील। जो हमारे पास फार्मूला होती है उसके लिए AST डिवाइडेड बाई BD क्रॉस 100, ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए। और एफएस की यहाँ पे बात करूंगा तो एफएस के लिए भी मैं आपको यहाँ पे फार्मूला दूंगा। एफएस के लिए हमारे पास कौन सी फार्मूला है, तो एफएस के लिए जो मेरे पास यहाँ पे फार्मूला है तो यहाँ पे मैं आपको दूंगा। एफएस के लिए जो फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन करूंगा एफएस के लिए, ठीक है। ये आपको कोड बुक पे मिलेगी। अगर आप कोड बुक का यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे फिगर जो हमारे पास होती है फिगर 4 अगर आप चेक करोगे कोड बुक की, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा फिगर 4 ऑफ कोड बुक, ठीक है, कोड बुक IS 456। अगर आप फिगर 4 चेक करोगे तो आपको एफएस वहां से मिलेगा और मॉडिफिकेशन फैक्टर ऑफ फॉर टेंसाइल रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो एफएस जो होता है हमारे पास यहाँ पे 0.58, उसके लिए फार्मूला है 0.58 क्रॉस FY, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना है AST रिक्वायर्ड के वैल्यू यहाँ पे पुट करना है डिवाइडेड बाई AST प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेस इन स्टील आपको यहाँ पे निकलेगा 0.58 FY तो मेरे को पता है ये 415 है मेरे यहाँ पे। और AST रिक्वायर्ड जो मैंने AST रिक्वायर्ड वैल्यू का यहाँ पे लिया है, ठीक है, AST रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे कितना लिया है, और यहाँ पे AST वैल्यू AST प्रोवाइडेड का यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जैसे मेरे को यहाँ पे निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को निकला कुछ यहाँ पे वैल्यू निकला, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो उसका भी यहाँ पे वैल्यू निकलेगा। तो फिर अकॉर्डिंगली आपको फिर कोड बुक यहाँ पे कंसल्ट करनी है, तो आपको उसका वहाँ पे ग्राफ जो होगा मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, तो आपको वहां पे इसका ये देखना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट जो हमारा होता है वहां पे ग्राफ में, ठीक है, एक्स एक्सिस से हमारा होता है परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट और वाई एक्सिस से हमारा होता है मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट से भी देखना होता है और मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको क्या आएगा, और एफएस भी आपको देखना है, स्ट्रेस इन स्टील आपको क्या आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मिला फॉर एग्जाम्पल 1.2 मेरे को यहाँ पे मिला उसका वैल्यू, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई बाय करना है, L/D प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या आया आपका, और इसको KT यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करना है। तो आपको फिर यहाँ पे चेक करना है कि L/D बेसिक जो मेरा यहाँ पे है, जो मेरा पे ये है L/D बेसिक, ठीक है, वो यहाँ पे लेस देन आ रहा है L/D प्रोवाइडेड कि नहीं, ठीक है, वो तो पता है यहाँ पे जरूरी आएगा, ठीक है। तो आप फिर भी यहाँ पे चेक कीजिए। तो आप अगर आपको ये फार्मूला, तो अगर आपको ये यहाँ पे केस सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारी स्लैब है चेक फॉर जो डिफ्लेक्शन चेक हमने किया है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो उसमें वो ठीक है, ठीक है, तो उसमें वो ठीक है। तो अगर नहीं होगी तो फिर से रिडिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना तो आपको ये ठीक लगेगा। ओके, तो चलते हैं हम लैपटॉप स्क्रीन की ओर चलते हैं और रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ड्रा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी टैप करिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे रीइंफोर्समेंट। व्यूअर्स, मैंने अपना ऑटोकैड ओपन किया है और हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर। तो चलिए यहाँ पे हम स्लैब रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हम पहले एक रेक्टेंगल लेंगे, ओके, और RECT कमांड एंटर करके हम रेक्टेंगल एक लेंगे। रेक्टेंगल एक लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसके डायमेंशंस देंगे। ओके, डायमेंशंस हमें क्या देने हैं, देखो हमारे पास जो स्लैब है, स्लैब की जो मैंने जो डिज़ाइन स्लैब यहाँ पे की है, तो उसके मेरे को यहाँ पे डायमेंशंस है जो कि मेरे को स्टैंडर्ड डायमेंशंस है उसके 3120 मेरे को उसकी लेंथ है, ओके, जो कि इफेक्टिव लेंथ है मेरे को 3120। और डियर व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी जो उसकी विड्थ है, ओवरऑल डेप्थ जो मेरे को है, सॉरी ओवरऑल डेप्थ जो मेरे को है यहाँ पे वो 150 है, ओके,
150 मेरे को यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ है, और अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ की यहाँ पे बात करूँगा तो 30 अगर मैं यहाँ पे कवर रखूँगा तो मेरे को यहाँ पे बनता है फिर 120 का मेरे को ये यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक टिपिकल एक स्लैब यहाँ पे ड्रा की। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसके वॉल्स यहाँ पे शो करूँगा तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, मेरे को पहले लेयर एक बना के, तो मैं एक अलग लेयर में जाके यहाँ पे इसकी यहाँ पे पोजीशन इसकी सेट करूँगा। मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाऊंगा, लाइन एक उठा के मैं इस पॉइंट पे जाऊँगा। ओके, इस पॉइंट से आने के बाद मैं यहाँ पे 200 इसकी यहाँ पे थिकनेस इसकी दे दूंगा, जो कि मेरे को यहाँ पे वॉल थिकनेस है। ओके, वॉल थिकनेस मेरे को यहाँ पे बेयरिंग जो मेरे पास है एक्चुअल बेयरिंग वो मेरे को 200 है। 200 के बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, मैं अब मेरे को अपनी मर्जी है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं 1000 नीचे आ जाऊँगा। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर लूँगा और यहाँ से भी मैं 1000 नीचे आ जाऊँगा वॉल्स यहाँ पे शो करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ये इसके नीचे जो मेरी वॉल है, ओके, ये मेरी बन गई है। ओके, तो ऐसी सेम प्रोसीजर करके मैं यहाँ से भी इसका ये रिपीट करूँगा। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके वॉल को मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करके तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे रख दूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी एक स्लैब यहाँ पे बन गई है। ओके, जिसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में अभी बनाने जा रहा हूँ। तो उसके बाद हम इसके नीचे से इसका प्लान बनाएंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे क्या क्या हमें दिखेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, जैसे मैंने इसकी लेंथ इसमें डाली और ओवरऑल डेप्थ, तो इसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे एक्सप्लोड करूँगा। जैसे मैंने इसको एक्सप्लोड यहाँ पे किया और ये आप देख सकते हो एक्स, जब मैंने एक्सप्लोड एक्स कमांड एंटर की तो उसकी वजह से ये सारा यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद मैं इसको पहले यहाँ पे जो मेरा मेन स्टील यहाँ से है, ठीक है, मेरा बॉटम पे होता है मेन स्टील और उसके ऊपर होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ओके, तो यहाँ पे मैं जो मेन स्टील में दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, तो मैं अलग से एक कलरफुल एक लेयर यहाँ पे उठाऊंगा। ओके, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक लेयर यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखी है। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर हो तो आपको आई बटन में लिंक मिलेगा और आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप ऑटोकैड सारा ट्यूटोरियल देख लेना, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, 2D और 3D आपको सारा ऑटोकैड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लेयर बना लिया। लेयर के बाद मैं इस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं ऑफसेट यहाँ पे करूँगा। ऑफसेट के कितना मैं करूँगा, 30 का यहाँ पे मैं ऑफसेट करूँगा। ओके, 30 का ऑफसेट करने के बाद मैं ऊपर की ओर आ गया, तो इसका यहाँ पे जब मैंने इसका ये ऑफसेट यहाँ पे किया तो इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा ताकि ये इससे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए कि यहाँ पे स्टील कौन सा है और जो कि ओवरऑल बीम है वो कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरा मेन स्टील जो मेरा है, तो मेन स्टील वाली एक लाइन मैंने यहाँ पे शो करी। ओके, तो इसके ऊपर हमारा क्या होता है, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, तो हम उसको यहाँ पे शो करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमारा कैसे आएगा। तो डियर व्यूअर्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, हम इस लाइन ये जो हमारी ये वाली लाइन है, ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको बताते चलो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्लैब एक अपनी डिज़ाइन की है। ओके, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे मेरे को रीइंफोर्समेंट डिटेल्स है, मैं वही रीइंफोर्समेंट डिटेल्स यहाँ पे ड्रा करूँगा, तो आपको भी उससे क्लियर हो जाएगा कि हम स्लैब की रीइंफोर्समेंट डिटेल्स यहाँ पे क्या लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो मेरा मेन स्टील है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रा की। तो उसके बाद अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करूंगा, जो इसके ऊपर आएगा, मेन स्टील के ऊपर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो अगर मैं उसकी यहाँ पे बात करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मेरा यहाँ पे 8 mm डाया का है, ठीक है, 8 mm 5 का है, जो मेरे पास Fe415 स्टील है, ठीक है, Fe415 ग्रेड का जो मेरे पास स्टील है, तो उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो उसका यहाँ पे मैंने 8 mm उसका बार यूज किया है। ओके, 8 mm 5 एट द रेट ऑफ 275 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, 8 mm यहाँ से मेरे को यहाँ पे डालनी है, ठीक है, 8 mm की यहाँ पे बार्स यहाँ पे डालनी है, और जो उनके डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस उनकी कितनी होनी चाहिए, 275 mm सेंटर टू सेंटर। असल में क्या हो, असल में हमें क्या आया था कि 270 आई थिंक हमें 273 कुछ ऐसा आया था, तो राउंड ऑफ करके मैंने 275 mm यहाँ पे लिया। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं सर्कल एक उठाऊंगा। ओके, सर्कल एक उठाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 10-10 वाला सर्कल उठाऊंगा, 10-10 रेडियस, ये मेरा टेंजेंट है और ये मेरा टेंजेंट है, और मैं इसके रेडियस दूंगा। रेडियस मेरा कितना है यहाँ पे, अगर आपको पता है कि मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में जो 8 mm का बार यूज किया है, मतलब डाया उसका 8 है, तो 4 उसका यहाँ पे रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका 4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक बार बन गया है, ठीक है। तो अभी मेरे को इसको क्या करना है, उसको मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पे शो करूंगा। ओके, ताकि आपको अच्छे से कलरफुल दिखे।
तो मैंने इसका यहाँ पे कलर चेंज कर लिया है, ठीक है। तो इस सर्कल को मैं ये जो मेरा अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे अभी मूव कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं मूव कर लूँगा यहाँ की ओर, तो इसको मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, इसको मैं यहाँ से एक कवर प्रोवाइड करूँगा, ओके। यहाँ से मैं जो मेरा एंड कवर है वो मैंने 20 mm का यहाँ पे रखा है, तो ऑफसेट में यहाँ पे कर दूंगा 20 mm का यहाँ पे मैं कर दूंगा, ओके। यहाँ से भी और दोनों साइड से मैं यहाँ पे एंड कवर्स इसके यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा 20 mm, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने एंड कवर इसके यहाँ पे प्रोवाइड किए। इसको मैं यहाँ से ट्रिम आउट कर लेता हूँ। अब मैंने इसका एंड कवर यहाँ पे प्रोवाइड किया। एंड कवर प्रोवाइड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको फिर से यहाँ पे ड्रैग करूँगा और इसकी ओर यहाँ पे ले जाऊँगा, ओके। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं एरे क्लासिक कर दूंगा, ARRAYCL। जैसे आप लिखोगे तो एरे क्लासिक यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो आपको रोज यहाँ पे कितने चाहिए, अभी मेरे को यहाँ पे 1 रो है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे कॉलम्स कितने चाहिए, अभी मेरे को अभी पता नहीं है कितने कॉलम्स इसमें आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी 15 यहाँ पे कर दूंगा और यहाँ पे मैं कॉलम ऑफसेट इसका यहाँ पे रख दूंगा, जो मेरा डिस्टेंस है मैं उतनी यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की यहाँ पे 275 मेरे को यहाँ पे है, ठीक है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ मुझे लग रहा है बाहर की ओर जा रहा है, 3 यहाँ पे बार्स हमारे बाहर की ओर जाएंगे। हम इसमें फिर से यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 के बजाय हम यहाँ पे 12 ही रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 12 एंटर किया और यहाँ पे आप देख सकते हो बार्स डिस्ट्रीब्यूट खुद ही यहाँ पे हो गई, ठीक है। मतलब ये जो मेरी अभी यहाँ नीचे वाली यहाँ पे ग्रीन लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन मेरे को यहाँ पे मेन स्टील है, और जो रेड वाले यहाँ पे आ रहे हैं वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ओके। जो मेरे को यहाँ पे स्लैब में होती है, स्लैब में मेरे को हाफ द नंबर ऑफ बार्स ऑलरेडी बेंट अप होती है एट सपोर्ट्स, ओके। सपोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी मेरे को हाफ द नंबर ऑफ बार्स मेरे को बेंट अप होती है। तो मैं यहाँ पे बेंट अप दूंगा। तो यहाँ पे बेंट अप मैं कितना दूंगा, यहाँ पे मैंने शेयर में ऑलरेडी चेक किया है 0.10 यहाँ पे एल मेरे को यहाँ पे बेंट अप की यहाँ पे डिस्टेंस मेरे को लेनी है। यहाँ से मेरे को सपोर्ट से डिस्टेंस लेनी है, यहाँ से इस पॉइंट से मेरे को डिस्टेंस लेनी है। कितनी लेनी है, 0.10 एल मेरे को डिस्टेंस लेनी है। तो चलिए उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू। 0.10 क्रॉस और एल मेरा है यहाँ पे 3120, ओके। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू यहाँ पे कर दूंगा। तो आप देख सकते हो 312 के डिस्टेंस पे मेरे को यहाँ पे बेंट अप बार देना है, ओके। 312 के यहाँ पे डिस्टेंस में मेरे को बेंट अप बार देना है। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे लाइन उठाऊंगा और 312 की डिस्टेंस पे मैं यहाँ आ जाऊंगा। उसके बाद मैं सीधे यहाँ पे ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मेरे को यहाँ पे इसका यहाँ पे बेंट अप बार देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाली लाइन को भी मैं यहाँ पे ऑफसेट कर दूंगा। कितना ऑफसेट कर दूंगा, 30, ओके, ताकि नीचे और ऊपर वाली लाइन मेरे को यहाँ पे कोइंसाइड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक ऑफसेट दे दिया। ऑफसेट देने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन उठाऊंगा। लाइन उठाने के बाद यहाँ पे मैं कितना दूंगा, यहाँ पे बेंट अप 45 डिग्री पे, ओके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे मैं इस साइड से मैं यहाँ पे 45 दे सकता हूँ, लेकिन इस साइड से मेरे को यहाँ पे 45 नहीं आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसका यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि अगर आप यहाँ पे व्यू क्यूब की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको ईस्ट की ओर मिलेगा 0 डिग्री और यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्थ की ओर मिलेगा आपको 90, और मतलब यहाँ की ओर मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है 90 और यहाँ पे 45 मेरे को कैलकुलेट करना है, मतलब 135 मेरे को यहाँ पे एंगल चाहिए, ठीक है। तो मेरे को इसको यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसमें देना है, यहाँ पे मैं दूंगा फॉर एग्जाम्पल 50 एट द रेट, ओके। यहाँ पे मैं दूंगा एट द रेट 50 एट एन एंगल ऑफ 135, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे 135 दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 45 डिग्री पे बराबर ये आ गया इस लाइन के साथ, ओके। तो यहाँ पे मैं अब इस लाइन को मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इस वाली लाइन को मैं अब एक्सटेंड कर दूंगा सामने। एक्सटेंड करने के बाद इसको मैं यहाँ से एंड कवर इसका यहाँ पे प्रोवाइड इसका करूँगा, ओके। इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम आउट कर लूँगा। ट्रिम आउट करने के बाद ये जो लाइन मेरी है अब ये यहाँ पे मेरे को अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसके साथ यहाँ पे कोइंसाइड हो गई है। तो उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं सीधे आगे जाऊँगा, ओके। यहाँ पे मैं सीधे आगे गया और यहाँ से मैं ऊपर की ओर लाइन एक लाऊंगा। तो यहाँ से मैं एंड कवर के लिए इसको यहाँ पे ट्रिम आउट कर दूंगा, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिम आउट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो अब मेरा यहाँ पे बेंट अप बार भी हो गया है, ठीक। तो सेम प्रोसीजर मेरे को यहाँ से भी रिपीट करना है। तो मेरे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे MI कमांड दूंगा, मिरर कमांड, ठीक है। तो मिरर कमांड देने के बाद मैं इसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट सिलेक्ट यहाँ पे करूंगा। जैसे मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से खुद ये ड्रा हो गई है, मतलब दोनों साइड से मेरे बेंट अप बार्स अब आ गया, ओके। तो मेरे को यहाँ पे अब ये ठीक हो गया।
और रेडियस मेरे को यहाँ पे कितनी चाहिए, मेरे को यहाँ पे 4 की रेडियस चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे हो गया। सॉरी, इसको मेरे को मैच प्रॉपर्टीज़ करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्कल मेरा यहाँ पे बराबर इसके टेंजेंट आ गए हैं, मतलब ये जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन वाली यहाँ पे रीइंफोर्समेंट रॉड है तो यहाँ पे इसके साथ ये सेट हो गई। ओके, तो सेम प्रोसीजर मेरे को यहाँ से भी रिपीट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस वाली को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसको मैं MI कमांड दूंगा, मतलब मिरर कमांड जैसे ही मैं दूंगा और सेंटर पॉइंट में इसका यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया और ऊपर की ओर मैं आ जाऊंगा तो यहाँ पे नो कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी मेरी रीइंफोर्समेंट बराबर आ गई है। आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल्स यहाँ पे ड्रा की। ओके, तो ग्रीन वाली लाइन मेरे को है यहाँ पे दिख रही है अभी मेन स्टील, और ये जो रेड वाली यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, रेड वाली सर्कल्स आ रहे हैं, तो ये मेरे को है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वॉल्स की यहाँ पे इसके यहाँ पे मैं चेंज यहाँ पे कर लूंगा। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे इसको सेट कर सकता हूँ। ओके, ये अपनी मर्जी है, यहाँ पे आप स्पेसिंग अच्छे से इसमें सेट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक यहाँ पे हमारा ऑटोकैड ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप ऑटोकैड ट्यूटोरियल देख लेना, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे कैसे क्या ड्रा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसकी मेजनरी वॉल्स, अगर आपको पता है ये सिंबल यहाँ पे हमारा मेजनरी का सिंबल होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेजनरी वॉल्स इसमें शो करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे टोटल में यहाँ पे बेंटा बार्स भी है इसमें लगा दिया, और मैंने इसमें मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी लगा दिया, मेन स्टील भी यहाँ पे मैंने इसमें लगा दिया। ओके, तो अभी क्या मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, अभी मैं इसका मैं यहाँ पे प्लान ड्रा करने जा रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे XL एंटर करूँगा और V एंटर करूँगा। V एंटर करने के बाद मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपनी वॉल्स यहाँ पे मार्क कर लूँगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपनी यहाँ पे वॉल्स यहाँ पे मार्क की। वॉल्स को मार्क करने के बाद मैं फिर से XL एंटर कर लूँगा और H एंटर करके यहाँ से मैं इसका ये स्लैब का ये वाला टुकड़ा मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को इतना इसमें चाहिए। ओके, तो ज़्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे की ओर लाऊंगा। इतना मैं यहाँ से आ जाऊंगा, तो बाकी का ये जो मैं यहाँ से ट्रिम आउट कर लूँगा। ओके, तो अभी से जाके मैंने इसमें क्या किया, अभी मैंने इसमें अपना ये स्लैब या बना दी यहाँ पे। ठीक है, ये इसके वॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे शो कराऊंगा कि इसमें हिडन लाइन में यहाँ पे डालूंगा ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे शो ये करे। ठीक है, और ये आप देख सकते हो मैंने अब वॉल भी इसमें शो कराई। ठीक है, जो कि हिडन आ रही है। ठीक है, जो इसमें ऊपर से इसकी स्लैब आ रही है और स्लैब के नीचे इसमें ये वॉल आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, यहाँ से मैं अब फिर से अब इसमें रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ड्रा करनी है। ओके, रीइंफोर्समेंट डिटेल्स के लिए मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे एक सेंटर लाइन यहाँ पे चूज कर लूँगा, जो कि मेरी यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आ गई। अब ये मेन वाली रीइंफोर्समेंट, ग्रीन वाली रीइंफोर्समेंट आप दिखेगी। ठीक है, मैं इसका पहले यहाँ पे सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लूँगा। सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा यहाँ पे सेंटर पॉइंट है और इसको मैं यहाँ पे इसका ये चेंज कर दूंगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हो ये जो मैं अब मेरी ये रीइंफोर्समेंट यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये मेरी अब आ रही है, ये आप अच्छे से यहाँ पे दिखने लगेगी कि मतलब यहाँ पे मेरे को ये जो मेन स्टील है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे दिखने अब अच्छे से लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसका ऑफसेट यहाँ पे कर लूँगा। ऑफसेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे मेन स्टील जो मैंने ऑलरेडी डिजाइन किया है 10 mm 280 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, मतलब 280 मेरे को यहाँ पे स्पेसिंग इसमें चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने नीचे से भी एक किया और ऊपर से भी मैंने एक किया। अभी के लिए बस मैं इतना ही यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे शो मैं नहीं करूँगा।
तो यहाँ पे मैंने इतने अभी बार्स यहाँ पे दिखाए, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ब्रेक लाइन कर दूंगा, ठीक है। ब्रेक लाइन मतलब यहाँ पे मैं इसको अभी ब्रेक कर दूंगा ताकि ये यहाँ पे दिखे कि, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी यहाँ पे ब्रेक लाइन जो कि मेरा सिंबल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे इसका बना दिया। और इसी ब्रेक लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको नीचे की ओर लाऊंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसको, तो ब्रेक लाइन यहाँ पे मैंने लगा दी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो अब ग्रीन वाली लाइन है मेरे को सारी यहाँ पे मेन स्टील यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे आपको पता है कि हाफ द नंबर ऑफ बार्स ऑलरेडी बेंट अप होते हैं एट सपोर्ट्स। तो उसके बाद उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे मैं इसकी हिडन लाइन यहाँ पे ड्रा कर लूँगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसका लाइन यहाँ पे चेंज कर दूँगा। तो यहाँ से मैं हिडन लाइन एक डाल दूँगा। तो इसको मैं यहाँ से फिर से इसकी यहाँ पे स्केल यहाँ पे चेंज कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने इसकी यहाँ पे हिडन लाइन डाल दी। अब तो हिडन लाइन से मेरे को यहाँ पे क्या दिखने लगा, हिडन लाइन मेरे को यहाँ पे शो करती है कि यहाँ पे जो बार है वो यहाँ पे बेल्ट अप है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसकी भी यहाँ पे सेम प्रोसीजर यहाँ से भी रिपीट करूँगा, ओके। तो यहाँ से भी मेरे को यही ऐसे ही है। और अब अल्टरनेट बार जो कि मेरे पास, तो ये वाली लाइन आ जाएगी और इस वाली लाइन को छोड़ के, ठीक है। तो ये वाली लाइन मेरे को फिर से बेंट अप आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने इसकी यहाँ पे रीइंफोर्समेंट डिटेल्स इसकी ड्रा की, ठीक है। तो ये मेरे सारे ये मेन बार्स है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स तो मैंने अभी यहाँ पे नहीं दिखाया, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे इसकी लाइनें यहाँ पे ड्रा करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से फिर से यहाँ से एक और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रा करूँगा, यहाँ से भी मैं एक लाइन ड्रा करूँगा। और जो भी मेरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की यहाँ पे जो रोड्स मेरे को है, ठीक है, तो मैं यहाँ से उनसे लाइन यहाँ पे ड्रा करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने अब ये वाली रेड वाली यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ये रेड वाली सारी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रॉड से, ठीक है। तो आपको अब अच्छे से यहाँ पे शो होने लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन वाली रॉड कौन है और यहाँ पे हमारी जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन और मेन स्टील। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अब दिखने लगा कि अब हमारी जो कि रेड वाली लाइनेज है, रेड वाली लाइनेज अभी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यहाँ पे दिख रहा है और जो ग्रीन वाली लाइनेज है हमारा मेन स्टील है, ओके। जो हमारी यहाँ पे हिडन लाइनेज आ रही है, ठीक है। तो ये हिडन लाइन यहाँ पे आ रही है कि बेंट अप बार है ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट्स पे, ओके। तो ये वाली हिडन लाइन जो आपको ब्लैक आ रही है, तो ये यहाँ पे वॉल थिकनेस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारा जो कि स्लैब का रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूरी करके जाना, ओके बाय।